गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं अपने इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी ने भी हमारे महाविद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नए वीडियो आए उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी जो तैयारी है उसको सुचारू रूप से संचालित जारी रख सके। हम जो बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, इसमें हम न्यायपालिका जुडिशरी में उच्च न्यायालय है इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो सीधा कंपटीशन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उच्च न्यायालय का जो संविधान के किस भाग में, तो भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय है। तो ध्यान रखना है 25 उच्च न्यायालय है। 25वां कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का अमरावती में बनाया गया है, जिसने अपना कार्य 1 जनवरी 2019 से कार्य है वो शुरू किया है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। आज हम हालांकि हम हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय और इस जो प्रीवियस वीडियो उसमें पढ़ चुके हैं कि न्यायाधीशों को पद मुक्ति प्रस्ताव है किस प्रकार है, तो अनुच्छेद 124(5) में है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक ही है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, परंतु महाभियोग सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति है। इसको हटाने के लिए महाभियोग जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी ये प्रक्रिया महाभियोग जैसी है, इसलिए इसको महाभियोग भी कह सकते हैं। न्यायाधीशों पर महाभियोग, परंतु संविधान में इस महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसको, राष्ट्रपति को पदमुक्त करने के लिए किया गया है। अब आज हम न्यायाधीशों के विरुद्ध जो पदमुक्ति प्रस्ताव है ये लाया, ये तो हमने अध्ययन कर लिया कि अगर लोकसभा में प्रीवियस वीडियो में लोकसभा में है तो कम से कम 100 सदस्य, राज्यसभा में तो 50 सदस्य, लाने का आधार 2 है तो कदाचार, और दूसरा है कार्य करने में असमर्थता। लाने का आधार 2 है, कदाचार उसका आचरण सही नहीं है या कार्य करने में असमर्थता। अब आज हम पिछली क्लास में आपको बताया था, परंतु अपन वहाँ पे पूरा नहीं पढ़ पाए थे, इसलिए बता रहा हूँ कि किन किन न्यायाधीशों के खिलाफ है वो पदमुक्ति का जो प्रस्ताव है वो लाया गया है। तो सबसे पहले है वो ध्यान रखना है, न्यायाधीशों के विरुद्ध पदमुक्ति का प्रस्ताव है वी रामास्वामी। वी रामास्वामी सीधा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। यहाँ से कब की बात है, 1993 में। वी रामास्वामी कब, 1993 में लाया गया था। और आरोप इन पर था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। आरोप इन पर क्या था, तो ये उस समय पंजाब व हरियाणा के क्या थे, चंडीगढ़ में दोनों का ही, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे ये। इन पर आरोप लगाया कि वी रामास्वामी कहाँ के थे, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। बात कब की है, 1993 की। आरोप क्या है, वित्तीय अनियमितता। वित्तीय अनियमितता क्वेश्चन पूछ ले, सबसे पहले भारत में किस न्यायाधीश के विरुद्ध पदमुक्ति का प्रस्ताव लाया गया, तो काफी बार क्वेश्चन आया गया है। वी रामास्वामी के खिलाफ कब लाया गया, 1993 में। वी रामास्वामी के खिलाफ जब पदमुक्ति प्रस्ताव लाया गया तो वो किस जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीश थे, तो पंजाब और हरियाणा जो न्यायालय है उसमें न्यायाधीश थे। और लाया क्यों गया, तो वित्तीय, इन्होंने जो पैसा है या रुपए है इसके मामले में, मतलब जो सरकार के या जो देश के पैसे थे या सरकार जो अपने जो जनता के पैसे थे उनको अपने काम में ले लिया था, वित्तीय अनियमितता। तो ये 1993 में है। वी रामास्वामी पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वित्तीय अनियमितता के आरोप पर प्रस्ताव लाई कौन थी, लोकसभा। इससे पहले हमने इसका जो सिस्टम है वो पढ़ चुके हैं, किस प्रकार लाते हैं। लाने का 2 आधार है, एक तो कदाचार और दूसरा क्या होता है, कार्य करने में असमर्थ। तो ये किस लिए लाया था, इसका आचरण सही नहीं था, कदाचार के आधार पर लाया गया था। सबसे पहले किसके खिलाफ, वी रामास्वामी के खिलाफ। कब, 1993 में। ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद जब लाया गया तो दिल्ली ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए थे। लाया कब, 1993 में। लाने का कारण क्या था, वित्तीय अनियमितता। इन्होंने जो रुपए है इसमें क्या किया था, घपला किया था, ठीक है। तो कदाचार के आधार पर इनका आचरण क्या हो गया था, भ्रष्ट पाया गया था। और लाई कौन थी, लोकसभा। कौन लाई थी, लोकसभा। हमने भाई जो न्यायाधीश है इनके खिलाफ पदमुक्ति का प्रस्ताव या हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, पर लाने वाले अगर लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा के 100 सदस्य, राज्यसभा में लाएंगे राज्यसभा के 50 सदस्य। उसके बाद में एक 3 जो क्या बनेगी समिति, 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक राज्य के उच्च न्यायालय का और एक विधेयता। ये 3 सदस्य होते हैं, वो जांच करेंगे। उस जांच करने के बाद में
अगर वो समिति कहती है कि भाई इसके आरोप सही है, उसके बाद में वापस वो जिस सदन में लाया गया उसमें जाता है और उसके उपस्थित कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसको राष्ट्रपति हटाएगा। कौन? राष्ट्रपति। तो यहाँ पर क्या हो गया, लोकसभा लाई थी परंतु लोकसभा में ये 2/3 बहुमत से क्या नहीं हुआ, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं हटे। लोकसभा लाई थी परंतु ये प्रस्ताव ही पारित नहीं हुआ। फिर 2009-10 की घटना है। कब की घटना है? 2009-10 की। कौन थे? सौमित्र सेन। सौमित्र सेन कहाँ के थे ये? कलकत्ता जो उच्च न्यायालय है। 2009-10 में सौमित्र सेन के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। प्रस्ताव कौन लाई थी? राज्यसभा। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यायाधीश को जो पद मुक्ति का प्रस्ताव है ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि अगर लोकसभा लाएगी तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य संबोधित करेंगे राष्ट्रपति को और देंगे किसको? लोकसभा अध्यक्ष को या स्पीकर को। और अगर राज्यसभा लाएगी तो राज्यसभा के 50 सदस्य संबोधित करेंगे राष्ट्रपति के नाम और देंगे किसको? राज्यसभा के सभापति को। ठीक है। तो 2009-10 में सौमित्र सेन के खिलाफ लाया गया था। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और लाई प्रस्ताव कौन लाई थी? राज्यसभा लाई थी। प्रस्ताव लाई कौन थी? राज्यसभा। प्रस्ताव राज्यसभा लाई थी। जांच कमेटी के सामने उपस्थित होने वाले और जो जांच कमेटी के सामने उपस्थित होने वाले एकमात्र न्यायाधीश थे। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था वी रामास्वामी, परंतु लोकसभा लेकर आई थी परंतु प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हुआ, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। इनके खिलाफ 2009-10 में सौमित्र सेन के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राज्यसभा इनके खिलाफ प्रस्ताव लाई थी 50 सदस्यों के। ठीक है, लाई थी। और जब हमने पढ़ा था कि जांच कमेटी तो उसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यों में कौन? एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, एक भारत के 25 न्यायालयों में किसी भी उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक राष्ट्रपति की नज़र में विधिवेता या पारंग जो कानून का जानकार हो। 3 सदस्य होते हैं। तो ये जांच कमेटी के सामने उपस्थित हुए थे। एकमात्र न्यायाधीश है जो जांच कमेटी के सामने उपस्थित हुए थे। कौन? सौमित्र सेन। और जांच कमेटी के समक्ष या सामने उपस्थित होने वाले एकमात्र न्यायाधीश और त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया गया। इनको त्यागपत्र देने के लिए बोला गया था क्योंकि पद मुक्ति प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि पद मुक्त करना, क्योंकि आपका आचरण सही नहीं है, आप काम कार्य करने में क्या नहीं हो, समर्थ नहीं हो। इसलिए इनको जांच कमेटी ने कहा कि आप त्यागपत्र दे दो क्योंकि आपने क्या किया है, आपका आचरण कदाचार आप सही नहीं है, आप न्यायाधीश के पद पर है, ऐसे काम कर रहे हो जो शोभा नहीं देता है। त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया और इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। सबसे पहले अगर किसके लिए पद मुक्ति प्रस्ताव आया तो रामास्वामी के लिए आया है। लाई कौन थी? लोकसभा लाई थी। लाने का कारण वित्तीय अनियमित था। दूसरी बार सौमित्र सेन के खिलाफ आया। ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। लाई कौन? राज्यसभा। जांच कमेटी के सामने भी प्रस्ताव, ये एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जो जांच कमेटी के सामने उपस्थित हुए और जांच कमेटी ने इनको त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया क्योंकि उसने आरोप है वो सही साबित किए और इन्होंने त्यागपत्र देने वाले त्यागपत्र देने वाले ये भारत के प्रथम है वो न्यायाधीश थे। उसके बाद में आया था पीडी दिनकरण। ये घटना है ये भी 2009 की है। पीडी दिनकरण कब लाया गया? 2009 में। और ये कहाँ के थे? कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। कर्नाटक का कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो पीडी दिनकरण कब लाया? 2009 में। कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और जांच प्रक्रिया या प्रस्ताव प्रक्रिया से जब ऐसी बात चल रही थी कि प्रस्ताव लाया गया और जब कि वे जांच कमेटी बनाएंगे उससे पहले इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। तो ये तो देखो, जांच कमेटी के सामने एकमात्र प्रस्तुत होने वाले सौमित्र सेन थे। इन्होंने जांच कमेटी है इसका निर्माण करने से पहले ही क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। कि उनको लगा होगा कि हमने क्या किया है,
क्योंकि मेरे को अगर मैंने ऐसा काम किया है या मेरा आचरण सही नहीं है, इसलिए मेरे को क्या करेगा, मेरा ये प्रस्ताव पारित होगा, इसलिए इन्होंने पहले क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। ये कभी घटना है, पीडी दिनकरन 2009 की घटना है। पीडी दिनकरन कर्नाटक उच्च न्यायालय के थे। 2009 में जांच प्रक्रिया या प्रस्ताव प्रक्रिया, इससे पहले इन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। जेबी पादरीवाला, जेबी पादरीवाला, ये 16 दिसंबर 2015 की घटना है। 16 दिसंबर 2015 की घटना है ये। और राज्यसभा पद मुक्ति का प्रस्ताव कौन लाई थी, राज्यसभा लाई थी। और प्रक्रिया में आपको बता चुका हूं कि पद मुक्ति का प्रस्ताव किस प्रकार लाया जाता है। तो जेबी पादरीवाला है, ये कहाँ के है, ये गुजरात का गांधीनगर में है। तो गुजरात उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश है जेबी पादरीवाला। 16 दिसंबर 2015 को प्रस्ताव कौन लाई, राज्यसभा। परंतु इन्होंने क्या मांग ली, ये आरक्षण के बारे में, वहाँ पर जो गुजरात में जो पटेल आरक्षण है, पटेल और यादव, उनसे संबंधित कुछ बोल गए थे आरक्षण के बारे में। फिर उन्होंने क्या मांग ली, माफ़ी मांग ली। क्या मांग ली, माफ़ी मांग ली, गलती मांग ली, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। न्यायाधीश है सबसे पहले अगर किसी के खिलाफ लाया गया तो वो कौन है, वी रामास्वामी। 1993 में वित्तीय अनियमितता के कारण लोकसभा लाई, परंतु प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसलिए हटे भी नहीं है। दूसरा 2009-10 में सौमित्र सेन कलकत्ता उच्च न्यायालय के थे, राज्यसभा लाई। जांच कमेटी के सामने एकमात्र प्रथम न्यायाधीश सामने पेश हुए थे। जांच कमेटी ने त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया, उन्होंने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो त्यागपत्र देने वाले भ्रष्टाचार का या कदाचार के आधार पर सबसे पहले त्यागपत्र देने वाले कौन थे, तो सौमित्र सेन। पीडी दिनकरन का 2009 की घटना है, कर्नाटका की। प्रस्ताव ऐसा लग रहा था कि प्रस्ताव लाएगी, उससे पहले इनको लगा कि हमारा आचरण सही नहीं है, और उसने क्या दे दिया, त्यागपत्र। जेबी पादरीवाला या आरक्षण के बारे में कुछ बोल गए थे। 16 दिसंबर 2015 की घटना है। राज्यसभा प्रस्ताव लाई, परंतु इन्होंने क्या मांग ली, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग ली, इसलिए इनको क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। तो ये इस प्रकार से पद मुक्ति का प्रस्ताव इतने न्यायाधीशों के खिलाफ लाया गया है। तो इनका ध्यान से अध्ययन कर लेना। साथ में हमारी जो बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसका भी अध्ययन कर लेना। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो न्यायालय है इसके संबंध में आपको समझ में आ गया होगा, और आगे की क्लास में आपको और भी बता दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।